ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें है जवाहरलाल नेहरूज इंटरनेशनल पॉलिसी। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू का इंटरनेशनल पॉलिसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इंट्रोडक्शन क्या है कि जवाहरलाल नेहरू प्लेड ए डिसाइसिव रोल इन शेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। कैसे? वही फॉरेन मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और वही प्राइम मिनिस्टर थे। सो एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही शेप्ड द फॉरेन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आजादी के बाद जो फॉरेन अफेयर्स, जो फॉरेन रिलेशन है, उसको सेव करने में सबसे बड़ा रोल इन्हीं का था। तो ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इनका अप्रोच गाइडेड था पीस, क्योंकि वो पीस चाहते थे, शांति चाहते थे, कोऑपरेशन चाहते थे सभी देशों का, एंटी कॉलोनियलिज्म। जो कॉलोनियलिज्म है, जहां पर एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाता है, एक देश दूसरे देश को है ना, जो सैटेलाइट इकोनॉमी बनाता है, जहां से रॉ मटेरियल्स लेता है और फिनिश्ड गुड्स लेता है। अब इसको डिफाइन करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप पहले से बेहतर तरीके से कॉलोनियलिज्म को जानते होंगे। तो ये सब उनका अप्रोच था, ये हम आगे देखने वाले हैं, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। फॉरेन पॉलिसी का क्या नेचर था जवाहरलाल नेहरू का, जो फॉरेन पॉलिसी था, तो जवाहरलाल नेहरू फॉरेन पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, है ना, कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मतलब सभी देश एक साथ शांति से रहें। नॉन अलाइनमेंट, आगे सबके बारे में पढ़ेंगे, तो नॉन अलाइनमेंट पर बेस्ड था। रेस्पेक्ट फॉर सोवर्निटी, एक दूसरे का सोवर्निटी को हम रेस्पेक्ट करते हैं, और सोवर्निटी को भी आगे डिफाइन करेंगे। ही बिलीव्ड दैट इंडिया शुड अलाउ एन इंडिपेंडेंट, शुड फॉलो एन इंडिपेंडेंट पाथ, कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट पाथ को फॉलो करे और अवॉइड बिकमिंग पावर ऑफ पावर ब्लॉक्स, है ना। तो ये सब आगे आएगा, तो टेंशन नहीं लेना। पर इनका इंटरनेशनल पॉलिसी समझने से पहले हमें वर्ल्ड वार टू के बाद क्या सिचुएशन थी दुनिया में, ये समझना पड़ेगा। तो वर्ल्ड वार टू के बाद पूरा दुनिया दो ब्लॉक में बटा हुआ था। एक को हम कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉक, है ना, क्योंकि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका इसमें शामिल था। इसको कैपिटलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ दिस कंट्रीज या ऑल ऑफ दिस कंट्रीज फॉलोड कैपिटलिज्म, जो आगे कैपिटलिज्म पढ़े उसको फॉलो करता था, इसलिए इसको कैपिटलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं। दूसरी तरफ यूएसएसआर था, यानी इसको हम ईस्टर्न ब्लॉक भी कह सकते हैं, बिकॉज ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज एज वेल एज यूएसएसआर वाज पार्ट ऑफ दिस ईस्टर्न ब्लॉक। और ये कम्युनिज्म को फॉलो करते थे, ना, कम्युनिस्टिक जो प्रिंसिपल्स आता है, कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, जिसमें हिंसा के द्वारा वी ट्राई टू, मतलब कि सोशलिज्म को फॉलो कराना चाहते हैं। तो इधर लीडर यूएसए था, यूएसए लेड, और इधर यूएसएसआर लेड कम्युनिस्ट ब्लॉक है ना। तो जो नेम का प्रिंसिपल था, है ना, आगे देखेंगे नेम का प्रिंसिपल्स। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो वर्ल्ड वार टू के बाद सिचुएशंस थी, वो पूरा दुनिया दो पार्ट में बटा हुआ था, है ना। मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्री थी और जो है ना आजाद पहले से ही थे, वो दो पार्ट में बटा हुआ था। वेस्टर्न ब्लॉक जो कि कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, और ईस्टर्न ब्लॉक जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था। इट वाज लेड बाय यूएसए, इट वाज लेड बाय वर्ल्ड यूएसएसआर। और इसी को कई बार फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं, ना, क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट यही था, इसलिए इसको सेकंड वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पर ये थे। और थर्ड वर्ल्ड में हमारे देश आते हैं, और कई देश आते हैं जो इस समय आजादी जिन्हें मिली और जो तीसरे ब्लॉक के हिस्सा थे, जहां कम्युनिज्म भी नहीं था, ये सॉरी, जो जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक को भी फॉलो नहीं करते थे, कम्युनिस्ट ब्लॉक को भी फॉलो नहीं करते थे, उसको थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेटिक भाषा में कहा जाता है, तो उसको थर्ड वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो क्या की फीचर्स है नेहरू का इंटरनेशनल पॉलिसी का? पहला है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है वी आर नॉट गोइंग टू अलाइन विथ दिस ब्लॉक एंड वी आर नीदर गोइंग टू अलाइन विथ दिस ब्लॉक। तो ना तो हम इस ब्लॉक से अलाइन होते हैं, ना तो हम इस ब्लॉक से अलाइन होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, है ना। तो नेहरू वाज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ये जो नॉन अलाइनमेंट का पॉलिसी है, इसका प्रिंसिपल आर्किटेक्ट नेहरू थे। हालांकि उनके साथ साथ और भी लोग थे, है ना, चाहे टिटो हो, चाहे अब्दुल नसीर हो, है ना, इजिप्ट का जो प्रेसिडेंट है। तो इस तरह से इंडोनेशिया का, इजिप्ट का, या टिटो है जो यूरोपियन कंट्री का हिस्सा थे, है ना। तो और भी लोग थे, पर ही वाज नेहरू वाज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इंडिया कंसियसली रिफ्रेन्ड फ्रॉम अलाइनिंग इटसेल्फ, वी आर नॉट गोइंग टू अलाइन इटसेल्फ ईदर विद द कोल्ड वार ब्लॉक्स। कोई भी कोल्ड वार ब्लॉक जो यूएसए के द्वारा लेड था या सोवियत यूनियन के द्वारा लेड था, हम दोनों में से किसी का हिस्सा नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या था? वाज टू प्रिजर्व इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग इन इंटरनेशनल अफेयर्स, कि हम यूएसए के साथ नहीं है, हम यूएसएसआर के साथ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर न्यूट्रल और वी आर जीरो। जैसे मान लिया जाए कि कोई क्राइसिस हुआ, जैसे क्राइसिस क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में युद्ध हुआ, है ना, सिविल वार हुआ। तो हम ऐसा नहीं है कि हम न्यूट्रल हैं, हम अपना जो भी ओपिनियन है हम इस तरह से देंगे, लुकिंग इनटू द मैटर ऑफ दिस, कि ये इसका क्या मैटर है, किसकी गलती है, किसकी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये ओपिनियन बेस होगा इस सब्जेक्ट पर। इसलिए नहीं होगा कि हम यूएसए का ब्लॉक है तो यूएसए जो बोलता है वो सही है, हम यूएसएसआर का हिस्सा है तो यूएसएसआर जो बोलता है सही है। यानी कि हमारा क्या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है कि वी विल डिसाइड ईच इशू ऑन इट्स ओन मेरिट। क्या गलत है, क्या सही है, हम पहले से डिसाइड नहीं कर देंगे कि यूएसए का हिस्सा है तो यूएसए बोला सही तो सही, यूएसएसआर का हिस्सा है तो यूएसएसआर बोला सही तो सही। ऐसा नहीं होगा, हम अलाइन दोनों में से किसी के साथ नहीं करते हैं। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हैं, जहां पर हम हर एक इशू को देखेंगे, समझेंगे और उसको अपने से एनालाइज करके उस पर हम अपना बात रखेंगे, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वी आर नॉट गोइंग टू अलाइन विथ एनीवन एंड वी विल फॉलो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि हम ऑटोनोमस हैं, हम इंडिपेंडेंट है, हम खुद अपना निर्णय देंगे।
है ना। इट enabled इंडिया टू एसेस ग्लोबल इश्यूज ऑन देयर मेरिट्स रादर देन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्लॉक पॉलिटिक्स। तो है ना, उसके मेरिट पर हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम यूएसए का हिस्सा हैं, इसका मतलब ये नहीं बता देंगे कि क्यूबा का ब्लॉकेड तुम कर रहे हो तो सही बात है। हम यूएसएसआर का हिस्सा हैं तो ये नहीं बता देंगे कि यूएसए को तुम मारो, क्यूबा का ब्लॉकेड कर रहा है। तो आप क्यूबा ब्लॉकेड के बारे में अच्छी तरह से समझते होंगे, अभी भी न्यूज में है, तो उस बेसिस पर आप समझ सकते हैं, है ना। हम हर एक मैटर को उसका इशू पर देखेंगे, क्या गलती है क्या सही है। नॉन अलाइनमेंट इंडिया को प्रोवाइड किया एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल इन रिड्यूसिंग इंटरनेशनल टेंशन, है ना, कि जो टेंशन से उसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हम यूएसए के साथ भी नहीं, यूएसएसआर के साथ भी नहीं है, तो हम अपना इंडिपेंडेंट व्यू रख सकते हैं। जैसे अभी भी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है कि हम ना तो यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं और वेस्टर्न कंट्री का सपोर्ट कर रहे हैं, ना रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं। हम रसिया को उनके प्रेसिडेंट के सामने बोल रहे हैं कि यह जमाना युद्ध का नहीं बुद्ध का है, या ये जमाना युद्ध का नहीं है, शांति का जमाना है ना। और दूसरी तरफ हम यूक्रेन को भी भेज रहे हैं, भीष्म क्यूब्स हमने दिया है ना। यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है उनसे भी हम मीटिंग कर रहे हैं, और रशियन प्रेसिडेंट उनसे भी मीटिंग कर रहे हैं। तो हम एक अच्छा पोजीशन पर हैं जहां पर हम इंटरनेशनल टेंशन को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि रसिया का जो सपोर्टिंग कंट्री है, चाइना फॉर एग्जांपल, अगर ये यूक्रेन से बात करना चाहता है तो यूक्रेन कभी नहीं फॉलो करेगा। अगर यूक्रेन का जो सपोर्टिंग कंट्री है, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज या फिर यूएसए, ये रसिया से बात करता है तो कहीं नहीं मानेगा। तो कौन कम कर सकता है इस हिंसा को, कौन कम कर सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट को, कौन एक सोल्यूशन दे सकता है, कौन दोनों से बात कर सकता है, जो नॉन अलाइंड है, जो किसी के साथ नहीं है। दूसरा तो ये पहला था कि नेहरूज व्यूज ऑन फॉरेन पॉलिसी, देख रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी व्यूज नहीं बल्कि कि व्हाट वाज हिज फॉरेन पॉलिसी, बेसिकली उनका फॉरेन पॉलिसी था क्या। तो उनका फॉरेन पॉलिसी में पहला हमने क्या देखा, नेम क्या है कि वी आर नॉट गोइंग टू अलाइन ईदर विथ द ब्लॉक लेड बाय यूएसए और द ब्लॉक लेड बाय यूएसएसआर। वी आर गोइंग टू डिसाइड, वी आर गोइंग टू हैव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन व्हिच वी विल डिसाइड ईच मैटर ऑन इट्स ओन मेरिट विदाउट बीइंग ऑलरेडी डिसाइडेड बिकॉज ऑफ द पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक, है ना। इससे इंडिया को थोड़ा रिस्पेक्ट मिला एंड इंडिया कुड मतलब कि हम ब्रोकर कर सकते थे पीस, कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते थे। दूसरा जो नेहरू जी का पॉलिसी था वो है पंचशील प्रिंसिपल, है ना। क्या है, पंचशील प्रिंसिपल। जैसा कि नाम ही बता रहा है, पंच मतलब पांच और शील मतलब जो शांति प्रोवाइड करे, तो इसमें 5 प्रिंसिपल थे जो शांति प्रोवाइड करे। ये जो पंचशील प्रिंसिपल था, ये फॉर्मुलेट किया गया था 1944 में, 54 में। तो 1954 में जब इंडिया चाइना एग्रीमेंट हुआ था तिब्बत इशू पर, बेसिकली इंडिया ने अलाउ किया कि चाइना तिब्बत पर कंट्रोल कर सकता है। तो नेहरू अलोंग विद चाइनीज लीडरशिप जो थे, ये डेवलप किए दीज प्रिंसिपल। ये सब नहीं याद करना है आपको, अगर पंचशील प्रिंसिपल आता है तो आप बैकग्राउंड में ऑफ कोर्स लिख सकते हैं कि दीज प्रिंसिपल्स वर डेवलप्ड इन 1954 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया चाइना एग्रीमेंट ऑन तिब्बत, इतना लिखते हैं। और उसके बाद 5 प्रिंसिपल्स को आपको याद करके दिखाना है। क्या है 5 प्रिंसिपल? पहला है म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी। सोवर्निटी का मतलब होता है जैसे इंडिया है तो अपना इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस खुद ले सकते हैं। इंडिया कश्मीर में क्या करेगा ये हमारा मुद्दा है, यूएसए इसमें हस्तक्षेप ना करे, चाइना इसमें हस्तक्षेप ना करे, कोई दूसरा देश इसमें कुछ बकैती ना करे, ये हमारा मुद्दा है क्योंकि हमारे कंट्री का हिस्सा है, इसलिए वी विल डिसाइड, दिस इज सॉवर्निटी। इंडिया का पॉलिसी क्या रहेगा यूएसए के प्रति, क्या ये टेरिफ लगाएगा कि नहीं, ये हमारा मुद्दा है। इसमें वेस्टर्न कंट्री कुछ नहीं बोल सकता है, ईयू के मेंबर्स कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज वी आर ए सॉवरेन कंट्री, है ना। तो यही बोल रहे हैं कि जो सॉवर्निटी है, चाइना का ताइवान के प्रति क्या संबंध रहेगा, ये चाइना का इंटरनल पॉलिसी बताता है, हम उसको गाइड नहीं कर सकते। हम सिर्फ सजेशन दे सकते हैं कि यस फॉलो इंटरनेशनल रूल्स एंड ऑर्डर सो दैट देयर कैन बी पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड, अदरवाइज पीस विल बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा हम बोल सकते हैं। पर उसका जो इंटरनली वो युगुर के साथ क्या कर रहा है हमें नहीं बोलना चाहिए, है ना। हालांकि इसमें कुछ समस्या है पर हमें नहीं बोलना चाहिए, है ना। अगर हम उसके युगुर पर बोलते हैं तो वो हमारे कश्मीर पर बोलेगा। तो यही पहला प्रिंसिपल है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी की। सोवर्निटी का हम सम्मान करेंगे, हम चाइना का जो अंदर हो रहा है कुछ नहीं बोलेंगे और चाइना हमारे अंदर जो हो रहा है नहीं बोलेगा, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का भी रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब चाइना का जो हिस्सा है हम उसमें कब्जा करने की कोशिश नहीं करेंगे, और चाइना भी जो इंडिया का पार्ट है उस पर हिस्सा करने की कोशिश ना करे। तो पहला प्रिंसिपल पंचशील में क्या है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी की, सोवर्निटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। दूसरा है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन मतलब हम एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, तुम्हारे सेना पर अटैक नहीं करेंगे, तुम्हारे एरिया नहीं जाएंगे, तुम भी अटैक ना करो, दिस इज सिंपल म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, हम तुम्हारे इंटरनल अफेयर्स में ना करेंगे, तुम हमारे इंटरनल अफेयर्स में, यहीं से सब आ रहा है ना। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन होगा, जब म्यूचुअल नॉन एग्रेशन होगा। सोवर्निटी कैसे मेंटेन होगा, जब इंटरनल अफेयर्स होगा। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों समान देश है। तुम चाइना है, तुम्हारा जीडीपी हो सकता है $20 ट्रिलियन हो, तुम यूएसए है, तुम्हारा जीडीपी $20 ट्रिलियन हो सकता है, तुम्हारा डिफेंस पर स्पेंडिंग $1 ट्रिलियन हो सकता है। हम एक छोटे कंट्री है जहां का इकोनॉमी मात्र $4 ट्रिलियन है ना। हमारा जो डिफेंस है उस पर स्पेंडिंग बहुत बिलियंस में हो सकते हैं, 60-70 बिलियन हो सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमको अनइक्वल बताओ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमको प्रेशराइज करो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बताओ कि हम तेल किससे खरीदेंगे। तो ये क्या है, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट की, इक्वल है हम दोनों।
और म्यूचुअल बेनिफिट, वी शुड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। तुम हमारे मार्केट से बेनिफिट लो, तुम हमारे जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उससे बेनिफिट लो, तुम हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनसे बेनिफिट्स लो, जो हमारे यहाँ इतना लार्ज इंग्लिश पॉपुलेशन, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है उससे बेनिफिट लो, हमारा जो लार्ज मार्केट है, हमारा जो स्किल्ड वर्कफोर्स है इससे बेनिफिट लो, और हम तुम्हारे टेक्नोलॉजी से बेनिफिट लेना चाहते हैं, हम तुम्हारे पैसा का इन्वेस्टमेंट से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहते हैं, है ना। तो ये क्या है, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट और पीसफुल एग्जिस्टेंस, कि दोनों शांति से रहते हैं। तुम चाइना है, हम इंडिया है, बट लेट अस बी पीसफुल, हम दोनों शांति से रहते हैं और अच्छे जीवन जीते हैं, लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पंचशील प्रिंसिपल है ना। क्या है पंचशील प्रिंसिपल? पहला याद रखेंगे म्यूचुअल, यहाँ है म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी का म्यूचुअल रेस्पेक्ट करते हैं। इसी से क्या आ जाएगा, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहना चाहते हैं, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन है, इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट है ना, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, एक दूसरे का इंटरनल अफेयर्स में हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो ये सब बढ़िया है ना, ये सब बहुत बढ़िया है और इसको याद करना पड़ेगा। ये पांचों प्रिंसिपल्स को आपको 2-3 बार पढ़ के याद रखना पड़ेगा और एग्जाम में आप डायरेक्टली इसको पुट कर सकते हैं। अगर आता है कि नेहरू का क्या फॉरेन पॉलिसी था, तो पहला आप नाम पर दीजिएगा, और नाम पर याद करने की आवश्यकता कुछ नहीं है क्योंकि आप समझ चुके हैं। दूसरा पंचशील प्रिंसिपल पर बताइएगा और इसमें आपको याद करके ये पांचों प्रिंसिपल्स लिखना पड़ेगा। तीसरे की तरफ चलते हैं, सपोर्ट फॉर डीकोलोनाइजेशन। जवाहरलाल नेहरू, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो इस समय बहुत सारे देश अभी भी कॉलोनी थे, ब्रिटिश के अंदर थे, ब्रिटिश देश का गुलाम था, फ्रांस का गुलाम था, जर्मनी का गुलाम था, अमेरिका का गुलाम था, जापान का गुलाम था। 1947 में नहीं तो जापान तो खुद वार में हार गया था, बट मेनी कंट्रीज वर स्टिल कॉलोनाइज्ड। सो जवाहरलाल नेहरू क्या किए, उनको सपोर्ट किए कि ऐसे कंट्री को डीकोलोनाइज करना चाहिए, ऐसे कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। तो नेहरू स्ट्रांगली अपोज कॉलोनियलिज्म, कि कॉलोनियलिज्म को अपोज किए और इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किए, है ना। एशिया और अफ्रीका में ऐसे मूवमेंट्स, इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो जा रहे थे, उनको सपोर्ट किए कि वी शुड गेट, यू शुड आल्सो गेट इंडिपेंडेंट, जैसे हमने आजादी प्राप्त किया आप भी आजादी प्राप्त करो, आप भी डिकोलोनाइज्ड बनो, है ना। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो इशू था उसको रेज किए, जैसे अंग्रेज हमें कुत्ता के समान ट्रीट करते थे, है ना, लिखा हुआ रहता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो ये क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, वो अपने आप को रेशियली सुपीरियर मानते थे, इसको हाईलाइट किए। और इंपीरियलिज्म, जो दूसरे देश पर अटैक करके उसको गुलाम बनाना है, ये इंपीरियलिज्म है। तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इसको भी, और जो इंडिपेंडेंट कंट्री था उसको आपस में सहयोग करने की बात की। पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ऊपर ही देखे पंचशील प्रिंसिपल में ये पीसफुल रेजोल्यूशन, कि वी द वार शुड बी, है ना, एनी कॉन्फ्लिक्ट शुड बी एंडेड और शुड बी सोल्व्ड थ्रू पीसफुल रेजोल्यूशन। अभी भी सरकार यही कहती है, भारतीय जो फॉरेन पॉलिसी नीति है यही बोलते हैं कि डिप्लोमेसी शुड टेक प्लेस, है ना, डिप्लोमेसी शुड बी द सेंटर स्टेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में कुछ दिक्कत है तो हम दोनों अपना आर्मी को बॉर्डर पर खड़ा ना कर दें, अगर इंडिया चाइना में कुछ दिक्कत है तो हम डोकलाम ना कर दें, हम डिप्लोमेटिक तरीके से, हम बातचीत करके पीसफुल रिजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट का करें, यही नेहरू जी का मानना था। तो नेहरू एम्फेसाइज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू डायलॉग, नेगोशिएशन एंड डिप्लोमेटिक मीन्स। ये बिलीव करते थे कि यूज ऑफ फोर्स शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, है ना। इंडिया इनके लीडरशिप के अंदर ऑफ्टन अटेम्प्टेड टू मीडिएट इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट पीसफुल सॉल्यूशन, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और पीसफुल सॉल्यूशन को बढ़ावा दिया गया, है ना। इनका अगला है इंटरनेशनलिज्म एंड रोल ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। नेहरू सपोर्टेड इंटरनेशनलिज्म, वो सपोर्ट करते थे इंटरनेशनलिज्म को, कि एक दूसरे देश में सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे देश में शांति होना चाहिए, एक दूसरे देश में रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे देश में कोऑपरेशन होना चाहिए। तुम हमें लेबर दो, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी देंगे, या तुम हमें टेक्नोलॉजी दो, हम तुम्हें लेबर देंगे। तो ये क्या है, यही प्रिंसिपल को कहते हैं इंटरनेशनलिज्म, कि देयर शुड बी कोऑपरेशन अमंग नेशंस एट द इंटरनेशनल लेवल सो दैट ईच वन कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम अदर नेशन। तो ये स्ट्रेंथन और बिलीव करते थे कि वी शुड स्ट्रेंथन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, जैसे यूनाइटेड नेशन से इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। उनको बहुत विश्वास था, बहुत आशा था कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, कश्मीर इशू को सॉल्व करेगा, इसलिए वो कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशंस ले गए, और वो उनका सबसे बिगेस्ट डिफीट था, बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी में प्रॉब्लम था। ये हम देखेंगे क्रिटिसिज्म में। लेकिन अभी तो जब हम इनका सपोर्ट में लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे कि ही सपोर्टेड इंटरनेशनलिज्म एंड वांटेड टू स्ट्रेंथन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस सच एज यूनाइटेड नेशन। ये आर्ग्यूड करते थे कि इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर कुड बी मेंटेन्ड थ्रू कोऑपरेशन अमंग नेशन, में कोऑपरेशन होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ में, और कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म होना चाहिए। इसलिए इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है यूनाइटेड नेशंस एक्टिविटी में, पीस कीपिंग मिशंस में, पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स में भाग लेता है। और इनका क्या था, एशियन सॉलिडरिटी। नेहरू एम्फेसाइज किए इंडिया का आइडेंटिटी एज एन एशियन नेशन, कि इंडिया एक एशियन नेशन है और इसलिए सॉलिडरिटी होना चाहिए अमंग एशियन कंट्री। सॉलिडरिटी मतलब सिंपल कि एक दूसरे में बेहतर संबंध होना चाहिए, है ना। तो एशिया का जितने भी कंट्री है साथ आ जाओ, वी शुड कोऑपरेट अमंग ईच अदर,
इसी से ग्लोबल साउथ का भी कॉन्सेप्ट आया है, हालांकि उसमें सिर्फ एशिया नहीं, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में है। पर एशियन सॉलिडरिटी मतलब सिंपल हुआ कि ही सपोर्टेड रीजनल कोऑपरेशन एंड सॉट टू स्ट्रेंथन टाइज अमंग न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस इन एशिया। जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस हैं एशिया में, उनमें एक सहयोग होना चाहिए, उनमें एक दोस्ती होना चाहिए, है ना। फिर इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जो हमारे फॉरेन पॉलिसी होते हैं अभी भी और या कभी भी, इसका एक ही मकसद होता है कि वी शुड गेट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर्स। जैसे यूएसए से हम दोस्ती क्यों करना चाहते हैं, ताकि हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हो और हमारा जो खुद का जनता है ये बेहतर हो। तो कोई भी सरकार की नीति होती है उसका कोर में रहता है जनता की भलाई। तो नेहरू का भी यही था कि वी डिड नॉट ज्वाइन एनी पावर ब्लॉक बिकॉज वी वांटेड टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच ऑफ देम। हम यूएसए का टेक्नोलॉजी चाहते थे तो यूएसएसआर का भी टेक्नोलॉजी चाहते थे। यूएसए का पीएल 480 के तहत हमें गेहूं मिल रहा था, तो यूएसएसआर का स्पेस सेक्टर में हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा था। हमारा सैटेलाइट लॉन्च हो रहा था यूएसए बेस से, यूएसए टेक्नोलॉजी की मदद से। तो हम दोनों तरफ का ब्लॉक का चाहते थे सपोर्ट, ताकि इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सके। तो नेहरू का फॉरेन पॉलिसी क्या था, इकोनॉमिक डायमेंशन था। ये अचीव करना चाहते थे सेल्फ रिलायंस व्हाइल मेंटेनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन तो हो पर हमारा सेल्फ रिलायंस हो, इसलिए उस समय इकोनॉमी हमारा क्या था, थोड़ा बंद था। लेकिन फॉरेन एड, टेक्नोलॉजी, ट्रेड पार्टनरशिप और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को बिना खत्म किए हम लोग टेक्नोलॉजी चाहते थे। तो सिंपल इसमें लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे कि नेहरूज फॉरेन पॉलिसी वाज, या Nehru's policy of not joining either bloc was due to his want, या because India wanted या India needed टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट फ्रॉम बोथ द ब्लॉक्स। हम किसी एक ब्लॉक का हिस्सा रह के हम डेवलप नहीं हो सकते थे, हमें दोनों की सहायता की जब आवश्यकता थी, इसलिए हमारा क्या था, इकोनॉमिक डायमेंशन भी था। तो ये सब हम लोग लिख सकते हैं। पहला लिखेंगे इंट्रोडक्शन देंगे और फिर लिखेंगे कि जब फॉरेन पॉलिसी पर पूछता है पहले हम नाम के बारे में लिखेंगे, नेम के बारे में। दूसरा फिर हम लोग पंचशील प्रिंसिपल्स के बारे में लिखेंगे। फिर हम लोग लिख सकते हैं एशियन सॉलिडरिटी के बारे में लिख सकते हैं, है ना, एशियन सॉलिडरिटी के बारे में लिख सकते हैं। फिर हम लोग इंटरनेशनलिज्म एंड सपोर्ट टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन के बारे में लिख सकते हैं। हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक डायमेंशन भी था कि वी वांटेड एड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट फ्रॉम बोथ द ब्लॉक्स। तो ये सब अगर हम 5 पॉइंट लिखते हैं तो काफी है ना। और अगर और लिखने का मन है तो ये लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या था नेहरू का फॉरेन पॉलिसी का, ऑब्जेक्टिव यही था कि इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी हो, इंडिया का सोवर्निटी बचा हुआ रहे और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग हो, हम इंडिपेंडेंटली डिसाइड करें, और कोऑपरेशन हो सभी डेवलपिंग नेशन में, ताकि जो ग्लोबल प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो किया जाए। इंपॉर्टेंट कोट क्या है इस विषय में कि पीस इज नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ वार, कि पीस सिर्फ वार का अब्सेंस नहीं है बट ए पॉजिटिव अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस। मतलब कि सिर्फ वार ना हो ऐसा पीस नहीं है। फॉर एग्जांपल देयर इज नो वार बिटवीन इंडिया एंड चाइना एट दिस मोमेंट। इंडिया और चाइना में कोई वार नहीं है, तो क्या ये पीस है? क्योंकि दोनों के बीच में कोऑपरेशन अच्छा नहीं है, दोनों का संबंध इंटरनल लेवल पर अच्छा नहीं है, हम उसके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं। तो ये पीस, हालांकि पीस है, वार नहीं है। तो पीस इज नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ वार, वार का अब्सेंस है अभी, लेकिन इसको पीस नहीं कहेंगे बिकॉज देयर इज नो पॉजिटिव अप्रोच, है ना, पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू का ये मानना है। तो अगर इस पे आता है तो आप ये कोट लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू पीस इज नॉट मेयरली अब्सेंस ऑफ वार बट ए पॉजिटिव अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन। पॉजिटिव अप्रोच रहना चाहिए जिसमें हमारा संबंध बेहतर हो, हम कोऑपरेट करें, हम एक दूसरे का बेनिफिट लें, म्यूचुअल कोऑपरेशन हो, म्यूचुअल बेनिफिट हो, नॉन एग्रेशन हो, वो सब जो पंचशील प्रिंसिपल था वो लिख सकते हैं। वी सीक नीदर टू डोमिनेट नॉर बी डोमिनेटेड, हम किसी को डोमिनेट करना नहीं चाहते अपना इंटरनेशनल अफेयर से, और डोमिनेटेड भी नहीं होना चाहते हैं, इन्हें कि हमें कोई डोमिनेट कर दे, है ना। अब देखते हैं क्रिटिकल एवोल्यूशन। पॉजिटिव एस्पेक्ट तो हमने देखा, ये सब है। लिमिटेशंस क्या था? तो नेहरू का जो फॉरेन पॉलिसी है इसको हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर बीइंग ओवरली आइडियलिस्टिक, ये बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक थे, है ना। ये पूरी तरह से जो रियलिटी था पावर पॉलिटिक्स का वो नहीं समझते थे। आइडियलिस्टिक कैसे था कि इन्होंने पंचशील प्रिंसिपल में बोल दिया कि म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए या म्यूचुअल नॉन एग्रेशन होना चाहिए, हम एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, और इसको मान के बैठे हुए अपना आर्मी को तैयार नहीं कर रहे हैं। इसलिए चाइना क्या किया, साइनो इंडियन वार जो 1860 था, ये रिवील करता है वीकनेस इन इंडिया स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस एंड अजम्पशंस रिगार्डिंग चाइना, कि हम तैयार नहीं थे क्योंकि ये आइडियलिस्टिक हैं, क्योंकि इनका मानना है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा अगर दे दिया गया है तो चाइना कभी हमें नहीं पीछे से तलवार भोंकेगा, पर ऐसा होता है। और इसलिए इसी सदमे में नेहरू जी का जान जाती है, बिकॉज वो सोचते थे कि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये जो इंडो चाइना वार है ये भी दिखाता है। नॉन अलाइनमेंट को बहुत बार दिखा गया कि ये क्लैरिटी लैक कर रहा है ना, क्योंकि इंडिया अपीयर्ड करता था कि सोवियत यूनियन के हम लोग साथ हैं, तो हमने बोला कि यूएसए के साथ नहीं रहेंगे, यूएसएसआर के साथ नहीं रहेंगे, और हमने बोला हर एक मैटर को उसके मेरिट पर देखेंगे। पर बहुत बार लगता था कि इंडिया यूएसएसआर के सपोर्ट में बात कर रहा है, यूएसएसआर जहां गलत भी कर रहा है तो हम उसको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ वोट नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इट लैक्ड द क्लैरिटी, जो आप बोल रहे हो, जो आप कह रहे हो, वो आप कर नहीं रहे हो। सो व्हाट यू प्रीच यू शुड प्रैक्टिस। तो इंडिया वाज प्रीचिंग दैट वी आर
नॉन अलाइंड, वी हैव नॉन अलाइनमेंट विद यूएसए और यूएसएसआर, हम किसी के साथ अलाइन नहीं है, बट मेनी टाइम्स इट सीम्ड क्लोजर टू सोवियत यूनियन। इंडिया लिमिटेड मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर का लिमिट था, और इसलिए ये जो इन्फ्लुएंस था मेजर ग्लोबल डेवलपमेंट्स में वो कम था। हम बकैती करते थे, हम सबको क्या कर रहे हैं, पीस का संदेश सुना रहे हैं, पर हमारा खुद का पावर क्या है कि पीएल 480 में सड़ा हुआ गेहूं खा रहे हैं। हमारा खुद का पावर क्या है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, लेकिन हम ज्ञान किसको दे रहे हैं, यूएसएसआर को, यूएसए को दे रहे हैं। तो आवर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इनकेपेबिलिटी है ना, रिड्यूस्ड आवर ग्लोबल इन्फ्लुएंस। जो हम चाह रहे हैं कि हम सभी पर अपना मैटर प्रेजेंट करें, क्या हमारे पास उतना औकात है बोलने का? या अभी भी जैसे हम लोग देखते हैं कि सब लोग बोलता है कि यूएसए के साथ, यूएसए ऐसा बोला तो क्यों नहीं मोदी जी ऐसा बोले, या क्यों नहीं सरकार ऐसा बोली? नहीं बोल सकते, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन मेनी थिंग्स ऑन दीज डेवलप्ड कंट्रीज। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो गया, है ना, पैक्सिल का, सीएसपी, ये सब आपने पढ़ा होगा, तो वहां देखते होंगे कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के लिए, या स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के लिए, परमानेंट मैग्नेट्स के लिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए, वी आर स्टिल, या फिर पेट्रोलियम के लिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए, वाटर टेक्नोलॉजी के लिए, वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन दीज कंट्रीज, दीज डेवलप्ड कंट्रीज, सो वी कैन नॉट टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, है ना। वो उस तरह से पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ रसिया का गलत है तो हम उसको थोप सकते हैं, या यूएसए गलत कर रहा है वेनेजुएला में, ईरान में। हमने ईरान का जो सुप्रीम लीडर था उसकी मृत्यु पर हमने कुछ नहीं बोला, only because we want the benefit of our own nation, we want the benefit of our own people, so that we should not get cornered, या हमें वो जो बेनिफिट मिलती है वो मिलना बंद हो जाए। तो इनका भी यही, जो हमारा लिमिटेड मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर था वो एबिलिटी को हमारे कम करता था, है ना। और रीजनल टेंशन जो खास करके पाकिस्तान के साथ, ये स्ट्रेंड और अनरिजोल्व था। एक तरफ तो हम ज्ञान दे रहे हैं कि वी शुड फॉलो पीस, पर हम खुद इसके साथ, है ना, युद्ध लड़ रहे हैं, इसके साथ लगातार बॉर्डर क्लैशेस हो रहा है। कौन हमारा बात मानेगा जब हम बोलेंगे कि हम शांति के मसीहा हैं, और हम खुद पहलगांव में के बाद, या पहलगांव हमारे यहाँ होता है उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, तो कौन बात मानेगा? तो हम एक्सेसिवली नहीं बोल सकते हैं रसिया को कि तुम युद्ध ना करो, या यूएसए को हम अगर बोलते हैं कि तुम वेनेजुएला में ऐसा क्यों किया, तो वो भी तो फिर बोलेगा कि तुम पाकिस्तान में ऐसा क्यों किया, है ना। तो उसमें समस्या होती है। तो जो रीजनल टेंशन पाकिस्तान के साथ था, ये भी देखा जाता है कि नेहरू जी का जो पॉलिसी था उसमें कहीं ना कहीं कमी था। कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस क्या है? बहुत ज्यादा रिलेवेंस है। जो नॉन अलाइनमेंट है, ये अभी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसी को बोलते हैं कंटेम्प्रेरी डिप्लोमेसी में। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है? हम रसिया से तेल खरीदना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन को भी हम मदद कर रहे हैं, यूक्रेन से भी हमारा जनता वापस आती है, और हम रसिया से भी संबंध बेहतर किए हुए हैं। हम अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेते हैं, तो हम, है ना, रसिया से भी डिफेंस टेक्नोलॉजी या पेट्रोलियम सस्ते दामों पर खरीद रहे हैं। जैसे मार्च में 45% ऑफ आवर इंपोर्ट्स वर रशियन ऑयल्स, रसिया से जो ऑयल है ये मार्च महीना में, है ना, पिछला महीना जो बीता है, इसमें हम 45% तेल रसिया से लिए हैं। और दूसरी तरफ हम यूएसए से भी क्या किया, अपना जो डील था वो साइन किए, ईयू के साथ हम ट्रेड डील साइन किए, जबकि ईयू और रसिया का एक सहमति नहीं है। सो ये क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम ऑटोनोमस है, वहीं से आया है। जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का प्रिंसिपल है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में अभी भी सिग्निफिकेंट, और सब लोग अगर फॉलो करता तो कहीं युद्ध नहीं होता। इंडिया का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन था ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, ये नेहरू का विजन था इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, है ना। जो इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन में एक चीज हम लोग लिख सकते हैं, रिलेवेंस में या कंट्रीब्यूशन में लिख सकते हैं कि इंडिया वाज वे अबव इट्स एक्चुअल पावर। जो हमारा पावर था, जितना हमारे यहाँ पॉवर्टी था, जितना हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट था, जितना हमारे यहाँ इलिटरेसी था, है ना, जितना हमारे यहाँ जो जेंडर गैप था मेल और फीमेल में, जितना हमारे यहाँ हंगर था, जितना हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन था, जितना हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में दबाव था या इंडस्ट्री बैकवर्डनेस था, है ना, उसके बावजूद हम इंटरनेशनल लेवल पर इतना रिस्पेक्ट पा पाए, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे, बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसी इंडिया कुड फाइट अबव इट्स वेट, है ना। हम अपने जो हमारा औकात था उससे बहुत ऊपर उठ के हमें सम्मान मिला, उससे ऊपर उठ के हमें सहयोग मिला देशों का, है ना। नेम लीडर का या ग्लोबल साउथ का हम लीडर बने, लेकिन हमारा देश उतना जो हमारा देश में कैपेबिलिटी उस समय था, जो हेल्थ कंडीशंस थी, जो एजुकेशन कंडीशन थी, जो फार्मर्स की कंडीशन थी, जो माल न्यूट्रिशन थी, महिलाओं की समस्या थी, वो बहुत वीक थी। उसके बावजूद हम लीडर बन के उभरे। तो ये भी उनका जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसका पॉजिटिव चीज था। निगेटिव में हमने देखा, रिलेवेंस में हमने देखा कि इनका जो एम्फेसिस था बैलेंसिंग नेशनल इंटरेस्ट विद ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी भी रिलेवेंट है कि ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, पर नेशनल इंटरेस्ट दोनों में बैलेंस करना होगा। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी देश में समस्या आती है तो वी शुड सेंड, है ना, मटेरियल्स, फूड रिलीफ, वी शुड सेंड रिलीफ, लेकिन फिर हमें नेशनल इंटरेस्ट को भी ध्यान आता है कि हम रिलीफ भी एक लिमिट लेवल पर ही भेज सकते हैं, है ना। नेशनल इंटरेस्ट है कि हम अमेरिका के साथ दोस्ती रखें, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि युद्ध को कम करें, लेकिन तो उसमें बैलेंस करना होगा। तो ये अभी भी इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली, है ना। अच्छा, एक टॉपिक और बच गया, काफी लंबा हो गया आज तो,
ठीक है, इसको भी देख लेते हैं फास्ट। जवाहरलाल नेहरू इज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। कैसे जवाहरलाल नेहरू मॉडर्न इंडिया के मेकर थे, है ना। जवाहरलाल नेहरू रिगार्डेड एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया रिगार्ड करते हैं, क्योंकि इनका सेंट्रल रोल था नेशन को बिल्ड करने में इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बने, पहले प्राइम मिनिस्टर बने, बहुत सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर थे। सो ही हैड द सेंट्रल रोल इन शेपिंग इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया के बाद इंडिपेंडेंस को शेप करने में इनका सेंट्रल रोल था। उस समय जब आजादी हुआ था, हमारे पास पॉवर्टी था, पार्टीशन था, वीक इंस्टीट्यूशंस था। उस समय ये फाउंडेशन रखते हैं सेकुलर, डेमोक्रेटिक और मॉडर्न स्टेट, जहां पर इक्वालिटी हो, साइंटिफिक टेम्पर हो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो, है ना। ये हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर एट दैट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस। ही हैज द सेंट्रल रोल इन शेपिंग नेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। उनका सेंट्रल रोल था, और कैसा क्या किए, जहां पॉवर्टी था, जहां पार्टीशन था, जहां वीक इंस्टीट्यूशन था, वहां पर ही लेड द फाउंडेशन ऑफ सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड मॉडर्न स्टेट। और वो भी किस पर, इक्वालिटी पर, साइंटिफिक टेम्पर पर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर बेस्ड। बैकग्राउंड या चैलेंजेस क्या था इंडिया के समय, अगर हम नेहरू जी का क्या योगदान था इंडिया में, हाउ नेहरू इज कॉल्ड एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, हमें समझना होगा कुछ समय चैलेंज किया था। तो उस समय चैलेंज क्या था, अंडर डेवलप्ड कंट्री थे हम, इकोनॉमी लार्जली एग्रेरियन था, है ना, लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से फैला हुआ था, कंट्री डिवाइडेड था, पार्टीशन का और रिफ्यूजी प्रॉब्लम था, करोड़ों लोग इंडिया में आ रहे हैं, है ना, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उनको हम कैसे सपोर्ट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक था, एजुकेशन नहीं था, साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं था, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस न्यू था, जितने भी डेमोक्रेसी का जो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, सब क्या था, न्यू था। तो उसमें स्टेबिलिटी और डायरेक्शन चाहिए। तो इस संदर्भ में हमें देखना होगा कि नेहरू जी ने क्या किया इतने समस्या के बाद। और इतने समस्या के बाद क्या किए, इसको हम लोग दो तीन हेडिंग में पढ़ सकते हैं। पहला है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। जब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का कोई अता पता नहीं था, क्योंकि अंग्रेज आने से पहले हम एक मोनार्कियल स्टेट में रहते थे, बहुत सारे मोनार्कियल स्टेट में था, है ना। अंग्रेज तो मतलब राजा महाराजा के संदर्भ में हम लोग रहते थे, और अंग्रेज आया तो उस समय भी डेमोक्रेसी नहीं था, उसके बाद डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिशमेंट करना। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अगर कोई और नेता रहता, या दूसरे देशों से हम जो सीखते हैं कि इंडिया कुड हैव इजिली बिकम क्या है, जनता या मिलिट्री रूल आ जाता, यहाँ ऑटोक्रेसी आ जाता, कोई एक पावर को कैप्चर कर लेता। तो नेहरू जी की खासियत यह है कि जब डेमोक्रेसी का कोई अता पता नहीं था, उस समय भारत में डेमोक्रेसी को सेटअप किया। और कैसे सेटअप किए, है ना। नेहरू लेड फाउंडेशन ऑफ स्टेबल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर, इतना बड़ा पावर है, वो चाहते थे तो इलेक्शन को रिग कर सकते थे, बट ही इंश्योर्ड दैट सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन और कैबिनेट सिस्टम या पार्लियामेंट्री डिबेट हो। चैलेंजेस के बावजूद ही मेंटेन डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड रिस्पेक्टेड ओपोजिशन। अगर अपोजिशन को सम्मान नहीं देते तो इनके पास इतना वोट उस समय था, कोई कुछ नहीं कर पाता। और इस तरह से इंडिया को हेल्प किए इमर्ज एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग बिकेम द बेस ऑफ इंडियाज लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सिंपली हम लिख सकते हैं कि नेहरूज बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन was to establish India a democratic country, because India did not have any experience of democracy before that, and India could have easily gone into military rule. He respected opposition, he gave press freedom, प्रेस को फ्रीडम दिए, he established democratic institutions and respected democratic rules and regulations, he followed the constitutional values, और इसलिए ये इनका कंट्रीब्यूशन है। सेकुलर स्टेट बनाए, उस समय आसानी से इंडिया हिंदू राष्ट्र बन सकता था, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना था। पाकिस्तान के कारण जो मुस्लिम और हिंदू में राइट्स हुआ था, इसमें करोड़ों लोगों की जाने गई। उस समय ये बहुत आसान था कि देश पूरी तरह से अलग डायरेक्शन में जा सकता था। इन ए कंट्री डिवाइडेड ऑन रिलीजियस लाइन, नेहरू स्ट्रांगली सपोर्टेड सेकुलरिज्म। उस समय कितना मुश्किल हुआ होगा सेकुलरिज्म को सपोर्ट करना। अभी सेकुलरिज्म को सपोर्ट करना इतना मुश्किल है। तो उस समय कितना मुश्किल हुआ था, जब सभी का हृदय में एक वेदना थी, एक घृणा थी, वायलेंस की वजह से हेट्रेड थी। तो ही इंश्योर्ड दैट स्टेट ट्रीटेड ऑल रिलीजन्स इक्वली, और उसमें यूनिटी और प्रिवेंटिंग फर्दर डिविजन्स ना हो सके। क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं करते हैं तो सिर्फ दो देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं बनेगा, इंडिया और पाकिस्तान नहीं बनेगा, बल्कि फिर सिख के लिए अलग देश बनेगा, जैन के लिए अलग देश बनेगा, बुद्धिस्ट के लिए अलग देश बनेगा, क्रिश्चियन के लिए अलग देश बनेगा, हिंदू के लिए अलग देश बनेगा। तो और डिविजन हो सकते हैं, वी कैन गेट मोर डिविजन इनसाइड द कंट्री, है ना। लैंग्वेज के आधार पर बनता है तो 130 डिविजन हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा डिविजन हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को उन्होंने रोपा, है ना। कंट्रीब्यूशन यही था कि शेपिंग कॉन्स्टिट्यूशन सच लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो वैल्यू है, इसको सही में उन्होंने, जैसे कि फ्रेटर्निटी है, लिबर्टी है ना, आजादी देना। कोई भी सरकार बहुत आसानी से क्या है, ऑटोक्रेटिक बन सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि टू टेस्ट ट्रू कैरेक्टर ऑफ मैन गिव हिम पावर। अगर आप मेरा कैरेक्टर देखना चाहते हैं तो आप हमको पावर दीजिए, है ना, आप हमको बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनाइए,
आप हमको मतलब कि बहुत पैसा वाला बनाइए, बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनाइए, तब पता चलेगा कि हम क्या हैं। क्योंकि जब तक आदमी कमजोर है, गरीब है, तब तक उसका रियल टेस्ट नहीं पता चलता है। जैसे न कहते हैं क्या कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, है ना? जितना पावर मिलेगा उतना करप्शन होगा। तो इसके बावजूद, उतने बड़े लीडर होने के बावजूद, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को बढ़ावा दिया। दीज वैल्यूज ये गवर्नेंस को और बिल्डिंग पॉलिटिकल ऑर्डर को बिल्ड करने में हेल्प किया। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या था? इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी लाया, जो ऊपर पढ़े कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों फंक्शन करेगा, और ये एक लीडिंग रोल है की सेक्टर्स में। और इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसा बोल सकता है ना कोई कि दूसरा सरकार रहता तो वो कैपिटलिज्म लाता, तो क्या नुकसान हो जाता? ये है कि एक तरफ अगर सोशलिज्म है और दूसरी तरफ अगर कैपिटलिज्म है, तो आज जितना भी देश है सब कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी के आसपास है। कोई थोड़ा सा लाइन के इस तरफ, कोई थोड़ा सा लाइन के इस तरफ, कोई थोड़ा सा सोशलिज्म हो सकता है, सोशलिस्टिक हो सकता है, और ज्यादा कैपिटलिस्टिक हो सकता है, कोई ज्यादा कैपिटलिस्टिक हो सकता है, थोड़ा सोशल, लेकिन सभी देश मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ है। यानी मिक्स्ड इकोनॉमी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी वी हैव सीन टिल नाउ, है ना? जितने कैपिटलिस्ट कंट्री थे मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना, है ना? यहाँ पर ये पोयम लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि फॉर हिम द यूनिट्स ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ये सब देखते हैं आगे। अब टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया इसलिए हम लोग इसको डिटेल नहीं दे सकते। फिर उन्होंने प्लान डेवलपमेंट पर फोकस किया, और अभी भी प्लानिंग चल रहा है। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया, है ना? इंडस्ट्रीज, स्टील प्लांट्स, लार्ज डैम्स बनाए जब इंडिया के पास पैसा नहीं था। जब, क्योंकि यहाँ के लोग क्या है, पुअर है। पुअर है तो टैक्स भी क्या आएगा, बहुत कम आएगा। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है तो टैक्स क्या है, कम आएगा। उस समय इन्होंने इंडस्ट्री बनाया, उस समय इन्होंने स्टील प्लांट्स बनाया, है ना? बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला में स्टील प्लांट्स, ये सब जो स्टील प्लांट्स है, या हैवी इंडस्ट्री जो बनाए, है ना? जितने गेल, सेल, भेल, इस तरह का जितने भी हैवी इंडस्ट्री, रेलवे एक्सेट्रा, डिफेंस, लार्ज डैम्स बनाए, भाखरा नंगल डैम, डैम एक्सेट्रा। तो ये क्या, इकोनॉमिक बेस प्रोवाइड किए, तो इकोनॉमी में ये मजबूती दिलाए, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। और ये डिस्क्राइब किए दीज मेजर प्रोजेक्ट्स इज द टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें बिलीफ दिखाता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज एसेंशियल, है ना? साइंटिफिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट इन्होंने किया। कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं ना कि जवाहरलाल नेहरू ने देश को कैसे बनाया। तो कैसे बनाया? क्योंकि उन्होंने आईआईटी स्टार्ट किया, उन्होंने एम्स स्टार्ट किया, उन्होंने सीएसआर स्टार्ट किया, है ना? उन्होंने यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है ना? ये भी कितना बेहतरीन, जो सीएसआर है, सीएसआईआर है, कितना बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए। आईआईटी है, एम्स है। तो ये सबको जब उन्होंने एस्टेब्लिश किया, तो क्या साइंटिफिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट नहीं किया आईआईटी के द्वारा, एम्स के द्वारा? तो ही एम्फसाइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज टूल्स फॉर मॉडर्नाइजेशन। हमें उनका कंट्रीब्यूशन दिखाना है देश को बनाने में। कंट्रीब्यूशन क्या है? उन्होंने ही एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आईआईटी, एम्स एंड यूजीसी टू प्रमोट एजुकेशन रिसर्च। ही प्रमोटेड साइंटिफिक टेम्पर अमंग पीपल व्हिच हेल्प्ड इन बिल्डिंग अ रेशनल एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। इससे रेशनल और प्रोग्रेसिव सोसाइटी बना। जैसे देखिए, उन्होंने आईटीआई बनाया, प्लानिंग कमीशन बनाया, आईआईटी बनाया, एम्स बनाया, सेल बनाया, बार्क बनाया, भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर, भिलाई स्टील प्लांट बनाया, ओएनजीसी बनाया, ओयल नेचुरल एंड गैस कॉर्पोरेशन, डीआरडीओ बनाया, आईआईएम बनाया, इसरो बनाया, भेल बनाया, इसरो बनाया। ये सब चीजें उन्होंने निर्माण किया। तो इसलिए क्या है, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। फॉरेन पॉलिसी में भी कंट्रीब्यूशन था, जैसा कि हमने पहले बताया कि इंडिया फाउट अबव इट्स वेट। जितना हमारा सही में कैपेबिलिटी था, उससे कहीं हम ऊपर हमारा रेस्पेक्ट मिला, बिकॉज ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन नॉन अलाइनमेंट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और इसलिए इंडिया मेंटेन किया अपना इंडिपेंडेंस ग्लोबल अफेयर्स में, है ना? सोशल और कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या था? ये एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाए जिसमें कि इक्वालिटी और जस्टिस पर बेस्ड है। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किए वेरियस सोशल रिफॉर्म्स के द्वारा। ही एक्सेप्ट किए लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, और जिससे कि रीजनल टेंशन कम हुआ। इन्हीं के कारण जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ इनके प्राइम मिनिस्टरशिप में, उसी के कारण इंडिया क्या है, आज इतना स्टेट्स देखा जा सकता है। 28 स्टेट्स है अभी, है ना? हालांकि बाद में पूरा फॉर्म आया, लेकिन उसी समय लैंग्वेज के आधार पर रीजन को बांटा गया, और इससे क्या है, जो रीजनल टेंशन था वो कम हुआ। तो इससे भी पीस को प्रमोट हुआ, है ना? ही प्रमोट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एज बेसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये ट्रूली में क्या थे, ही वाज ट्रूली द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगर आता है कि कैसे ये आर्किटेक्ट थे मॉडर्न इंडिया का, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? हमें दिखाना पड़ेगा कि हाउ ही इकोनॉमी में कैसे डेवलप किए, इकोनॉमी में कैसे डेवलप किए, प्लान्ड इकोनॉमी के थ्रू। कैसे डेवलप किए? मिक्स्ड इकोनॉमी के थ्रू, है ना? कैसे डेवलप किए? एक जो एग्रेनियन बैकवर्ड था, लार्ज इंडस्ट्री बनाए इसके थ्रू। दूसरा हम क्या दिखा सकते हैं, इनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में क्या कि ही एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी इन इंडिया वेयर द सेम टाइम इंडिपेंडेंट कंट्रीज वेंट इनटू मिलिट्री रूल। पाकिस्तान का देखिए क्या हाल है डेमोक्रेसी का, बांग्लादेश में देखिए क्या हाल है डेमोक्रेसी का, नेपाल में देखिए क्या हाल है डेमोक्रेसी का, अभी का अगर छोड़ दें तो जितने भी उस समय, या चाइना में डेमोक्रेसी का क्या हाल है, जितने भी उस समय आजाद हुए देश, उसमें कहीं डेमोक्रेसी नहीं है। पर ये नेहरू जी का काबिलियत है कि ये क्या है, डेमोक्रेसी को सेटअप किए, है ना? ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को लोगों में बैठा है।
है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, ये सेकुलरिज्म को इंडिया में रूट किए, है ना। और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, साइंटिफिक एंड एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या लिख सकते हैं, ही एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आईआईटीज, एम्स, सीएसआईआर, है ना। इसके थ्रू क्या है, एजुकेशन और साइंटिफिक भावना को बढ़ावा दिया, है ना। उन्होंने कहा कि डैम्स या लार्ज इंडस्ट्री जो है, दीज आर टेम्पल्स ऑफ इंडिया। तो साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा दिया, रेशनल थिंकिंग को बढ़ावा दिया, एजुकेशन को प्रमोट किया। और फिर हम कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट्स में क्या दिखा सकते हैं, वुमेन इंपावरमेंट को वैल्यू दिया, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट किया। तो ये सब कंट्रीब्यूशन है जवाहरलाल नेहरू का। ये सब अगर एग्जाम्पल के साथ लिखते हैं तो काफी अच्छा आंसर होगा, है ना। तो ये कंक्लूजन में हम लोग कह सकते हैं कि नेहरूज कंट्रीब्यूशन is the maker of modern India। कैसे थे, lies in ability to address the challenges of newly independent nation। हम लोग देखें कि क्या चैलेंज था, है ना। कैसे एक पिछड़ा हुआ देश था, गरीबी था, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, और खास करके जो रिफ्यूजी क्राइसिस था, खास करके जो पार्टीशन हुआ है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो ये जो एड्रेस चैलेंज किए न्यू इंडिपेंडेंट नेशन में, ये उनका उनका एक कंट्रीब्यूशन दिखाता है। और दूसरी तरफ ही बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स through democracy, planning, industrialization, scientific development, he guided India towards becoming a modern nation। तो ये इंडिया को गाइड किए मॉडर्न नेशन की तरफ बढ़ने में। आप इस पे क्वेश्चन लिखिए, ये हम बताएंगे नहीं। अगर आप पहले से पढ़े हैं लिंग्विस्टिक, कैसे लैंग्वेज, श्री राम, जो श्री राम पोट्टी थे, पोट्टी श्री राम मल्लू थे, है ना, ये कैसे अनशन पर बैठते हैं और आंध्र प्रदेश का क्रिएशन होता है। अगर ये जानते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू वाज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। जैसा कि हम पढ़े कि कैसे मेकर थे, इकोनॉमी क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन दिए, पॉलिटिकल क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन दिए, साइंटिफिक और एजुकेशन क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन दिए, सोशल और कल्चरल क्षेत्र में एजुकेशन दिए। और इसके अंदर बहुत सारा पॉइंट हम सभी में लिखेंगे, तब हमें मार्क्स मिलेगा, इंक्लूडिंग वुमेन एम्पावरमेंट एंड और, है ना। और ये दिखाना है इसमें, और फिर दिखाना है कि पोट्टी श्री रामल्लू कैसे एक मार्केटर थे, मतलब जो मैप बनाता है, यानी भारत का जो ढांचा है स्टेट का, उसमें इनका कैसे योगदान है। आप ये आंसर लिख सकते हैं, हालांकि कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, आपको ज्यादा जानकारी की आवश्यकता होगी, इतना जानकारी में आप नहीं लिख सकते हैं। तो एक बार अगर हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अगर और टाइम लें और देखें कि कैसे वो थे मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो कैसे थे। पहला पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देखा, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है, सेकुलर स्टेट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को फैलाना है। दूसरा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्लान डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, इसके थ्रू है। साइंटिफिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट में क्या है कि आईआईटी, आईआईएम, सीआईएसआर को बनाया, यूजीसी को बनाया, साथ में साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट किया, जिससे कि एक रेशनल प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनता है। फिर फॉरेन पॉलिसी कंट्रीब्यूशन उनका है। तो ये भी नहीं भूलना है कि इंडिया का जो वेट था, मतलब इंडिया का जो पावर था, वो अपना थोड़ा सा जो हमारे वेट था उससे एबव था, हमें ज्यादा रिस्पेक्ट मिला। तो ये फॉरेन पॉलिसी का कंट्रीब्यूशन था, और सोशल एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से आप जो कंट्रीब्यूशन है, या मेकर, हाउ जवाहरलाल नेहरू वाज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसको आप 5 पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हैं, विद स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, एंड देन 5 पार्ट में डिवाइड करके फिर कंक्लूजन आप लिखिएगा, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब हम लोग